हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एमसीक्यू का जो है हम लोग 7 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 6 पार्ट एमसीक्यू के करा दिए हैं जो कि आपके लैब असिस्टेंट या फिर लैब अटेंडेंट के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस की, तो आप एक भी वीडियो को स्किप ना करें। तो इसकी जो है मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें मैंने सारी ही एमसीक्यूज की वीडियो डाली है, वो भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस फील होगी तो उसके लिए जो है उसको मतलब इग्नोर कर देना। ठीक है, एक्चुअली कुछ मतलब प्रोग्राम वगैरह चल रहा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो है बैकग्राउंड नॉइस आपको थोड़ी सी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसके हम लोग क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज। ठीक है, मेटल्स को जो है हम उसको पतली सी तार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, डक्टिलिटी। ठीक है, और मैं बाकी प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ। मेलिबिलिटी क्या होता है? अगर हम किसी मेटल को जो है क्या बोलते हैं, एक प्लेट में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थिन प्लेट में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम मेलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सोनोरिटी का मतलब होता है कि जो मेटल्स को जब हम स्ट्राइक करते हैं किसी और चीज से, तो मेटल जो होते हैं क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टिंकलिंग जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है मेटल से। तो हम ये बोलते हैं कि मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में? सोनोरस होते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। और कंडक्टिविटी आप सभी को पता है, हीट और क्या बोलते हैं, करंट, हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करने की एबिलिटी जो होती है उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ठीक है, तो अगर हम एल्यूमिनियम को हम अपने खाने के बर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब खाना पकाने के लिए, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो एक चीज तो क्या होगी कि उसमें थर्मल कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि भाई थर्मल कंडक्टिविटी के बिना जो है वो खाना उसमें पकेगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। और चौथा क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्यों? क्योंकि अगर उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जब हम उस बर्तन को हीट करेंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन को, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या होगा? बर्तन पिघलने लगेगा। ठीक है, तो एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और दूसरी चीज क्या हो गई? गुड थर्मल कंडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है, ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल यूज इन कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा इज। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसकी वजह से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सिलिकॉन क्या एक नॉन मेटल है, तो इसको हम क्या करते हैं? चिप्स में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स होती हैं, कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो कैल्शियम को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड क्या है? इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। तो कैल्शियम जो है थोड़ा कम रिएक्ट करता है। देखो ये सब जो है ना, मैं आपको क्रिस्प नोट्स भी देने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। ठीक है, वो नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्रिस्प नोट्स भी मैं आपको जो है एग्जाम से पहले उसका रिवीजन जरूर करा दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कैल्शियम को जब रिएक्ट करते तो क्या होता है, जिंक और कॉपर को करते तो क्या होता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि कैल्शियम जो है वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। दूसरी चीज क्या है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और जो क्या होता है कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है, उसके जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के सरफेस से चिपक जाते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन और भी यहां से बनता है कि कैल्शियम जो होता है पानी में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर जब आते हैं तो कैल्शियम पर स्टिक करते हैं, और जिस वजह से क्या होता है? कैल्शियम पानी में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। ठीक है, तो HNO3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HNO3 जो है वो सभी मेटल्स के साथ, मोस्टली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए और सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। मैग्नीज और मैग्नीशियम जो होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट भी करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बार? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो किससे जो है हम क्लोराइड्स बना सकते हैं उसकी मोल्टन स्टेट से। ठीक है, आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो Na और Ca। ठीक है, तो NaCl जो आपका सॉल्ट है उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल सकता है हमें?
हमें सोडियम मिल सकता है और क्लोरीन गैस मिल सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात। और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसको भी जब हम मोल्टन स्टेट में उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसका जो कैल्शियम वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और जो क्लोरीन गैस होती है वो भी अलग हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलॉय रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ गैस व्हिच पॉप्स अ लाइटेड स्प्लिंट। ठीक है, द रेजिड्यू रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अ ब्लू सॉल्यूशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज प्रेजेंट इन द एलॉय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन जब भी कहीं बन रहा हो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पर कॉपर की प्रेजेंस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर एंड मैग्नीशियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा कि कोई एलॉय है उसको डाइल्यूट HCl से हमने रिएक्ट करवाया जिसके बाद एक गैस प्रोड्यूस हुई और पॉप्स अ लाइटेड स्प्लिंट। ठीक है, तो लाइटेड स्प्लिंट का मतलब जब हम फ्लेम को उसके पास लेके आए तो एक पॉप साउंड आई। तो पॉप साउंड हमेशा ध्यान रखना कब आती है, जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। द रेजिड्यू रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अ ब्लू सॉल्यूशन, तो ब्लू सॉल्यूशन बना है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, कॉपर प्रेजेंस होगा। ठीक है, कॉपर क्या होगा, प्रेजेंट होगा वहां पर। और साथ ही मैग्नीशियम यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था डाइल्यूट HCl के साथ क्या प्रोड्यूस करने के लिए, H2 गैस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि AU एंड AG। ठीक है, तो जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो अपनी नेटिव स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी के साथ ओर की फॉर्म में या किसी भी और मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में अकर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो गोल्ड और जो कॉपर है इसको हम किससे रिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल M अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट एज इट्स ऑक्साइड M2O3, एन अलॉय ऑफ दिस मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट जब भी शब्द आ जाए तो याद रखना कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात, क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, एक तो लाइट वेट होता है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब वो टूटता नहीं है। ठीक है, पकड़ बनाए रखता है और क्या होता है, हल्का बहुत होता है वजन में, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो ये बोल दिया कि M2O3 यानी कि Al2O3 आप मान सकते हो। तो Al2O3 का जो ओर है वो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट किसका ओर हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल्स। ये आपका जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ऊपर के जो मेटल्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो इन तीनों ही क्या बोलते हैं एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाएगा अगर वो सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in the test tube labeled as A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C रिस्पेक्टिवली। द मेटल कुड बी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका मैं बेसिक आपको, इसके पीछे जो बेसिक आपका थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम HCl और HNO3 को, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 को हम जब मिलाते हैं 3:1 में, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl कितने में रहेगा, 3 रेशियो में, मतलब 75% रहेगा, और कंसंट्रेटेड HNO3 आपका 25% यानी कि 1 रेशियो में रहेगा। ठीक है, तो HCl और HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब हम 3:1 में लेते हैं तो इस मिक्सचर को बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। इसका मतलब होता है रॉयल सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप का कुछ मतलब होता है एक्वा रेजिया का, या रॉयल वाटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश नेम है और वैसे इसका लैटिन नेम क्या है, एक्वा रेजिया। और यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा गोल्ड डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप गोल्ड को डिसॉल्व करोगे कंसंट्रेटेड HNO3 में या फिर कंसंट्रेटेड HCl में तो सेपरेटली डिसॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ इन दोनों के सॉल्यूशन में, जिसमें रेशियो क्या है 3:1 है, उसी में सिर्फ डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि गोल्ड। ठीक है, तो एक्वा रेजिया के बारे में जो मैंने बताया वो उसको अच्छे से ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्वा रेजिया का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, तो याद रखना कि कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 में होते हैं। ठीक है, या फिर ये पूछ लेंगे कि कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 अगर 3:1 में है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो ये भी जो है आपका बेस्ड है किस पे, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको जब आप एनसीईआरटी से इसके बारे में पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ लेना, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन कट बी विद अ नाइफ। ठीक है, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी कैप्ट इन ओपन, इट रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोडियम जो होता है उसको हम चाकू से काट सकते हैं, और रिएक्टिव जो होता है वो एयर से बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, और पानी में जब आप उसको डाल दोगे तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो सोडियम इसका आंसर याद रखना, और सोडियम और पोटेशियम को ये भी ध्यान रखना कि हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं या फिर वैक्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टील। स्टील में क्या क्या चीजें मिली होती है, एक आयरन होता है आपका, और एक चीज क्या होती है, कार्बन होती है। ठीक है, तो कार्बन नॉन मेटल को जो है हम स्टील बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या है, एक एलॉय के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना स्टील किससे बनता है, स्टील में कौन सी इंप्योरिटी होती है, कार्बन होती है। ठीक है, पॉइंट कुछ परसेंट में होती है, वो बहुत ही कम इंप्योरिटी डाली जाती है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट जो किए जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड जहां पर भी बनता है, जैसे NaCl का एग्जांपल ले लो, तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो ये बात सच हो गई। दूसरी बात गलत हो जाएगी कि हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरी बात कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, तो मॉल्टन स्टेट में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि आपका NaCl हो गया, तो उसे मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन का मतलब उसे गर्म करके आप अगर पिघला दो तो वो मॉल्टन स्टेट होती है। ठीक है, आकर से सॉलिड क्यों बनते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x, y एंड z आर x28, ठीक है, y 287 एंड z 282, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। x इज अ मेटल। ठीक है, तो देखो मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अब आप x की कॉन्फ़िगरेशन जब आप यहाँ देखोगे तो 2,8 है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ये एक नोबल गैस है। कौन सी नोबल गैस है, नियोन होगी, क्योंकि नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 10 होता है। फिर नेक्स्ट है y इज अ मेटल कह रहे हैं, तो 28,7 है। अब 7 है ये, तो ये देखो लूज तो कर नहीं सकता, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 7 तो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन 1 को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉन मेटल हो जाएगा। और ये कौन सा नॉन मेटल है, ये क्लोरीन है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नॉन मेटल है, तो याद रखो क्लोरीन एटम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Z इज अ नॉन मेटल। ठीक है, Z के बारे में कह रहा है कि नॉन मेटल है। अब देखो Z की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282, यानी कि ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी 12, यानी कि मैग्नीशियम की है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, आप सभी को पता है, और 2 वैसे भी इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। इसमें 6 को वो तो नहीं कर सकता एक्सेप्ट, ताकि इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये भी क्या होगा, Z क्या हो गया, आपका मेटल हो गया। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि Y इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो ये बात सच है, Y क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि 7 उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि क्लोरीन एटम है ये, तो ये 1 को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। और Z इज अ मेटल, तो Z के बारे में बता दिया, मैग्नीशियम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होते हैं, और ये सभी जो हैं यहां पर जो लिखा हुआ है, ये डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है, ये सब क्या आपके कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं, तो कौन सा होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और फ्लोरीन होता है, फुलरिन। ठीक है, और सल्फर, ठीक है, ये सल्फर को आप छोड़ दो, सल्फर आपका जो है वो ये भी क्या है, बैड कंडक्टर हो गया। ग्रेफाइट क्या है, और डायमंड क्या है, फुलरिन क्या है। तो देखो ग्रेफाइट को जो है आपने देखा होगा हम लोग एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कराते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है, बाकी डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और बाकी भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, तो इनमें से केमिकल रिएक्शन किसकी हो सकती है, तो ये भी बेस्ड किसका आपका किस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा COSO2 का COSO2 प्लस Fe, ठीक है। तो जब आप ये मिलाओगे तो इससे क्या होगा, आपका आयरन जो होगा वो क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट A, B and C and D आर 6, 8, 10 and 12 respectively. The 2 elements which can react to form ionic bonds or ionic compound are, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो है आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन बी एंड डी, यानी कि 8 जिसका एटॉमिक नंबर है और डी यानी कि 12 जिसका है। तो 8 का मतलब ये कि 2, 6 उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया और 12 का मतलब है आपका 2, 8, 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 8 वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 12 वाला जो है यानी कि मैग्नीशियम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। और 8 वाला क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर MgO की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, एक डोनेट कर रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X is 19, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन X प्लस विल बी, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 19 है तो X प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 18। जितने भी प्लस चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Y is 17, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन Y नेगेटिव विल बी, कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि हेमाटाइट, ठीक है। तो हेमाटाइट जो होता है वो किसका ओर है, आपका आयरन ओर है। इनके ओर्स भी आप याद कर लेना कि बॉक्साइट किसका होता है, हेमाटाइट किसका होता है, सिनाबार किसका होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बॉक्साइट और एज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एयरक्राफ्ट वाले एग्जाम्पल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टेनलेस स्टील अलॉय द आयरन मेटल इज मिक्स्ड विद, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। स्टील में क्या हम लोग कार्बन मिलाते हैं, लेकिन ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है। तो इसमें हम और क्या चीजें ऐड कर देते हैं, क्रोमियम और निकल। तो क्रोमियम और निकल की वजह से क्या होता है, इसमें रस्टिंग नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर ऑफ मरकरी मेटल, तो मरकरी मेटल का आयरन ओर कौन, मरकरी मेटल का ओर जो होता है, ठीक है, आयरन ओर नहीं, मरकरी मेटल का जो ओर होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनाबार बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, तो ये अभी हमने पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी स्टील, ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं। द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एन एमलगम इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, मरकरी। तो एमलगम जहां पर भी आ जाएगा इसका मतलब क्या है, मरकरी है वहां पर। जैसे आपसे कोई बोले कि सोडियम एमलगम क्या होता है, तो NaHg, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक सॉल्ट इज एन ओर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, दिस मेटल इज, तो रॉक सॉल्ट किसका ओर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोडियम, ठीक है। फिर है द प्रोसेस इन विच द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक कंसंट्रेटेड ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से जो है हम नीचे उसको गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर नेक्स्ट है मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। फिर डैश डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिंक, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम अ मेटल बाय केमिकल मेथड इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीचिंग, ठीक है। ये आपके सब प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल वाला जो टॉपिक दे रखा है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर जनरली गिव डैश सॉल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल यानी कि एसिडिक, ठीक है। फिर असल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोवेलेंट, ठीक है। तो नॉन मेटल के क्लोराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल्स आर डैश इन कैरेक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो आपके मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। द इम्प्योरिटीज इन द ओर्स आर रिमूव्ड बाय एडिंग डैश, तो कैसे इंप्योरिटीज को हम रिमूव कर सकते हैं, बाय एडिंग फ्लक्स, ठीक है। द रॉकी मटेरियल फाउंड अलोंग विद ओर्स इज नोन एज, का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग, ठीक है। तो गैंग क्या होता है, ये आपका रॉकी मटेरियल होता है जो ओर्स के साथ पाया जाता है, ठीक है। जो पत्थर वत्थर होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन जब भी करते हैं तो हम उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जो आज काफी सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए, ऑलमोस्ट जो है 40 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए इस चैप्टर के, ठीक है। अगर आप चैप्टर रीड नहीं भी कर पा रहे हो तो मेरी सारी वीडियोस देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको वहां पर एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है।
ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो लैब असिस्टेंट या फिर लैब अटेंडेंट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।